कॉन्स्टेंटली बोला जाता था दैट यू आर द हेवीएस्ट कंटेस्टेंट, यू आर द हेवीएस्ट कंटेस्टेंट। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो गोल्ड से बहुत ज़्यादा थी, जो नहीं फुलफिल हुई थी। एक शो में कास्ट नहीं किया बिकॉज ही सेड कि यू आर लुकिंग वेरी हैवी फॉर दिस रोल। चेहरे पर सादगी, आंखों में चमक, हर रोल में ढलती ऐसे जैसे हो कला की झलक। मेहनत है इनकी असली पहचान, निकिता दत्ता है टैलेंट की उड़ान। हमारे साथ इस समय निकिता हैं। उनकी जर्नी पर, उनके करियर पर, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर अनफिल्टर्ड बातें करेंगे सक्सेस स्टोरी में। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया बोला है आपने, थैंक यू। यू डिजर्व इट थैंक यू। निकिता, क्योंकि सक्सेस स्टोरी है, मैं चाहूँगा कि बचपन से हम बात करते हैं। कुछ बचपन के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत? जी बचपन तो मतलब कैसे स्टार्ट करूँ? आई थिंक जो एक चीज़ आई थिंक जो सबको पता है मेरे बारे में कि मेरे जो पिताजी हैं वो इंडियन नेवी में ऑफिसर थे, तो उसकी वजह से मैं कभी एक शहर में नहीं रही हूँ। हम लोग दो आई वाज बोर्न दिल्ली में, लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुई थी मेरे जो फादर है उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी मुंबई। तो मुंबई ट्रांसफ़र के बाद हम विशाखापट्टनम गए, फिर वहाँ से वापस दिल्ली गए, वापस मुंबई आए। तो मैंने सबसे ज़्यादा एक्चुअली समय मुंबई में ही बिताया है। लेकिन क्या होता है कि आप चाहे किसी भी शहर में जाएँ, हमारा जो स्कूल होता है और हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं, जिस जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, वो कभी बदलती नहीं है। आपने कंटोनमेंट सुना होगा, जनरली आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के कंटोनमेंट्स होते हैं डिफेंस के। तो हमेशा मैं उन कंटोनमेंट्स में ही रही हूँ, उस उन्हीं टाइप के लोगों से हमने इंटरेक्ट किया है। तो मेरा जितना बचपन है, मैं कहूँगी कि मेरी 10वीं तक, 10th क्लास तक मैंने उसी उसी माहौल में बिताया है। जो बाहर की दुनिया है जिसे हम कहते हैं सिविलियन लाइफ, वो मेरे लिए बहुत एलियन थी। मैं ज़्यादा हम लोग को हम जानते नहीं थे। लाइक अगर अब मैं मुंबई की भी बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पर कुलाबा में जो है नेवी का जो बेस है, मुझे मालूम भी नहीं था कि कुलाबा के बाहर मुंबई में कुछ और है। मुझे लगता था मुंबई मतलब यही है, कुलाबा यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये आई थिंक सिर्फ जब मैं कॉलेज जाना शुरू हुई तब मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा पता लगना शुरू हुआ। उससे पहले एक जो कहते हैं ना बबल जिसमें आप रहते हैं, दैट वाज़ द बबल जिसमें मैं पली बड़ी हूँ। ऐसी कोई बात बचपन की जिसने आने वाली लाइफ पे गहरा असर डाला हो? आई थिंक गहरा असर तो नहीं कहूँगी, लेकिन एज़ आप एक्सपेक्ट करेंगे एक बहुत ही डिसिप्लिन माहौल होता है हमारा, जो जो ये डिफेंस का माहौल है। और मेरा जो परिवार है उसमें जिस जो भी आप सोच सकते हैं, जो जितने मेरे कज़न ब्रदर्स हो, चाहे मेरे फादर के ब्रदर, सब के सब डिफेंस में है, सब के सब आर्म फोर्सेस में है। तो आई थिंक हमारे लिए ये एक बहुत ही एक रेगुलर वे ऑफ लिविंग है। हर चीज़ बहुत नॉर्मल है जो आप आर्म फोर्सेस में देखते हैं। तो वैसे ही मेरा हमेशा से जो अपब्रिंगिंग रही है उसी तरह की रही है। एंड अगर मैं कहूँ तो कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत आई थिंक ईज़ी लगी हैं लाइफ में बिकॉज़ ऑफ द अपब्रिंगिंग दैट आई हैव हैड, उसमें से एक ये है टू एडजस्ट इन डिफरेंट सिटीज़। कभी आई थिंक उस वजह से मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए। दूसरी चीज़ जो ये प्रोफ़ेशन रिक्वायर करता है, डिसिप्लिन, विल पावर, आई थिंक वो मुझे बिकॉज ऑफ बीइंग इन दिस सराउंडिंग बहुत वहाँ से मिली है। एंड तीसरी चीज़ विच आई वुड से इज़ कि आपका जो एक मेंटल स्टेटस होना चाहिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आई गेस मेरे साथ जो मेरी सपोर्ट और बैकिंग है वो भी उसी तरह की है। लाइक द फैमिली सपोर्ट दैट आई हैव, इट्स ऑलवेज बिन दिस वे। सो आई गेस ये सब चीज़ें मेरे को बहुत आसान लगी हैं लाइफ में आगे। इन चीज़ों ने मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प किया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मजबूत बनाए रखा जी। है। बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। किस तरह के बच्चे थे आप? जैसे अभी हो एकदम सादगी लिए हुए, सिंपल, डिसिप्लिन, या फिर शरारत भी थी? जी, एक्टिंग का शौक तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि हम जब बचपन में हमें आई थिंक जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, 5th या 6th स्टैंडर्ड में, तब न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी कर दिया था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय हमें ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आता था बिकॉज़ मेरे जो फादर हैं वो हमेशा न्यूज़ या तो देख रहे होते थे या पढ़ रहे होते थे। तो हमें भी कंपलसरी कर दिया था कि आप लोगों को भी सुबह उठ के न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। तो ऐसे पनिशमेंट होती है ना, वैसे हम लेके न्यूज़पेपर बैठ जाते थे कि मतलब बोला है तो कम से कम आधा घंटा इसके साथ बिताना है। थोड़ी हेडलाइंस रट ली कि हाँ, उसका ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा है लेकिन पढ़ लिया क्योंकि बोला गया है पढ़ने के लिए। और जब वो न्यूज़पेपर मिलता था ना, उसमें से जो ये बॉम्बे टाइम्स होता है या फिर जो एंटरटेनमेंट का सेक्शन होता है, वो निकाल दिया जाता था। हमें सिर्फ मेन न्यूज़पेपर मिलता था कि तुम सिर्फ यही पढ़ोगे। तो इवन जो एक शौक होता है फ़िल्में देखने का, उस पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी।
तो ये अलाउड नहीं था कि कोई नई फिल्म आई है तो इमीडिएटली आप उसी हफ्ते जाकर वो देख देख के आएंगे, या कोई नया टीवी शो है या कोई नया गाना आया है चैनल वी या MTV जो शोज जो चैनल्स होते थे उस ज़माने में, तो हमें बहुत बाद में जाके पता चलता था क्योंकि घर में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। आई रिमेंबर जब मेरी बहन जो थी, मेरी एक बड़ी बहन है, जब वो अपने 10th स्टैंडर्ड में आई थी, अपने पहला बोर्ड एग्जाम दे रही थी, तो उस समय केबल एकदम रोक दिया गया था, केबल कनेक्शन। तो इस माहौल में जब आप पढ़े हो तो आई डोंट थिंक आपके अंदर हिम्मत है कि आप जाके बोल सको कि मुझे एक्टर बनना है। उस प्रोफेशन को शायद सीरियसली भी नहीं लिया जाएगा। बट ये ज़रूर है कि मेरे को बचपन से जो फिल्में हम देखते थे या जो गाने आते थे उसको कॉपी करने का बहुत शौक था। तो जैसे अगर कोई नया गाना आया है और अगर मैंने देख लिया है उसको, तो मैं उसके डांस स्टेप्स कॉपी करने की कोशिश करती थी। कोई अगर सीन देखा है तो आई वुड ट्राई एंड इनैक्ट इट विद माई सेल्फ। एंड मेरी कुछ सहेलियाँ थी जो हम गेम्स खेलते हैं, तो हम बहुत ऐसे एक्टिंग गेम्स खेलते थे एक दूसरे के साथ। कोई अगर फंक्शन हो रहा है स्कूल में तो मुझे उसमें हमेशा डांस में हमेशा मैं पार्ट लेती थी, डांस में या प्ले में। सो आई गेस वो होता है कि आपके अंदर वो कहीं छुपा हुआ है लेकिन वो बाहर नहीं निकल के आ सकता बिकॉज इतनी रिस्ट्रिक्शंस आपके आसपास है। तो आई कैन नेवर से कि हाँ मेरा सपना था कि मैं एक्टर बनूं। ये आई थिंक कहीं जहन में था वो, जो बाद में जाके उसको पुश मिला, सपोर्ट मिला, तो वो बाहर निकल के आया। और कॉलेज जेवियर से? जी। तो कॉलेज मैंने अपना मुंबई सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया था, जो हमारी 11th और 12th होती है, और वहीं से फिर मैंने BA किया। आई थिंक कॉलेज जो था उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है फॉर मी टू एक्चुअली कम आउट एंड फील कॉन्फिडेंट कि हाँ शायद इस प्रोफेशन में मुझे आगे जाना है, क्योंकि ये कॉलेज के दौरान ही था जब मिस इंडिया हो गया। एंड जब मिस इंडिया हुआ तब एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत कैजुअली लिया था उस चीज़ को कि हाँ शायद शौक है, करना है, करके आ जाओ, उसके बाद आपको तो तैयारी तो UPSC की ही करनी है। मतलब आई थिंक समवेयर उनके दिमाग में था कि हाँ ये साइड की चीज़ है, वो करके आ रही है। लेकिन उसके बाद बहुत ऑर्गेनिकली और स्मूथली चीज़ें चेंज हुई। एंड मुझे कभी उनके तरफ से वो रोक नहीं उन्होंने डाली कि आप ये नहीं कर सकते या नहीं आपको यही करना है जो हम कह रहे हैं। देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देयर साइड विच केम। सो ये जो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, इवन जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया टू टेक दिस डिसीजन कि हाँ शायद मैं इसी में आगे जाना चाहती हूँ, आई थिंक आई रियली गिव माई कॉलेज अ लॉट ऑफ क्रेडिट, क्योंकि वहाँ पे जो एक माहौल होता है वो आपको ये सब चीज़ें जो है ईजी कर देता है आपके लिए सोचना, आपको वो कॉन्फिडेंस देना कि हाँ शायद आप जो करना चाहते हैं यू हैव द कैपेसिटी टू डू इट। मिस इंडिया का ख्याल कैसे आया और कैसे एंट्री हुई उसमें? जी एक्चुअली बचपन में अगर आप देखें तो जो पैजेंट्स होते थे वो कभी कभी देखे, ज़्यादा तो नहीं देखे, बट आई गेस एक फैसिनेशन ज़रूर था मिस इंडिया का। एंड हम लोग जब छोटे थे तब 2000 की बात है, when प्रियंका चोपड़ा एंड लारा दत्ता, ऑल दीज पीपल बिकेम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये सब चीज़ें। सो आई गेस ऑलवेज दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आप कहीं ना कहीं यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, या आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं। सो अगेन एज आई सेड कि कहीं ना कहीं जहन में ज़रूर था ये। ऊपर से आई डोंट नो अगर ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, एक कॉन्सेप्ट है आर्म फोर्सेस में विच इज़ कॉल्ड द मे बॉल। हमारी इंडियन नेवी में एक नेवी बॉल होता है, तो वहाँ पर एक ऐसा एक ये छोटे लेवल पे पैजेंट होता था विच इज़ कॉल्ड द मे क्वीन, द नेवी क्वीन। तो हम जब छोटे थे ना, वी यूज्ड टू सी दिस पैजेंट हैपनिंग, रिहर्सल्स चल रहे होते थे, बहुत फैसिनेटिंग होता था एज स्मॉल लिटिल गर्ल्स to witness this. And somewhere we used to see जो भी ये जीतता था used to next go for Miss India, and then there are a lot of actors who've actually come out from this. If I have to name, like Neha Dhupia has been a part of this, Aishwarya Rai long ago was a part of this. So for us kids it was always this very fascinating world जहाँ पे हमेशा से एक चाह थी कि आप जाकर देखें कि इस साल कौन बना है, कौन क्या कर रहा है। I think for me the journey started from there. जब मैं कॉलेज में आई तब मैंने हिम्मत की इस पैजेंट में पार्ट लेने की, विच वॉज द नेवी क्वीन मुंबई में। आई वन दैट इन 2011 एंड फिर वहाँ से मुझे थोड़ी और हिम्मत आई एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर मिस इंडिया। एंड एक बार जब मिस इंडिया हो गया तो हिम्मत और बढ़ती गई एंड आई थिंक आई स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट आई वांट टू डू। बट इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। और फाइनलिस्ट बने आप 2012 जी। में। वो एक्सपीरियंस कैसा था? जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा हम सोचते हैं एवरीथिंग ग्लॉसी एंड very good looking from the outside,
बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि इतना कुछ जो आप बहुत आसान समझते हैं वो होता नहीं है। एंड क्या होता है कि आपका अगर शुरुआत से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो एंड आप इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा ऑफ कोर्स ज़्यादा आसान हो जाता है। लाइक बट इन माय केस मैं एक ऐसे माहौल से आ रही थी वेयर एवरीथिंग वाज एलियन टू मी। मुझे ना मेकअप करना आता था, मुझे ना फैशन का बिल्कुल से आई डोंट इवन क्लेम कि मुझे आज भी है, लेकिन मेरे को फैशन का एफ भी नहीं मैं जानती थी। सो फॉर मी एवरीथिंग वाज न्यू, कि मतलब मॉडलिंग में आप रैम्प पे कैसे चलते हैं, आप क्या करते हैं, मतलब आई हैड नो आइडिया कैमरा कैसे फेस करते हैं। सो एवरीथिंग वाज, आई थिंक, वाज अ लर्निंग इन अ गुड एंड अ बैड वे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ट्रॉमेटाइजिंग भी थी बीच बीच में। यू लर्न अबाउट बॉडी एंड लाइक पीपल बॉडी शेम यू एट दैट टाइम, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी होती है। का हेवीएस्ट कंटेस्टेंट का आपको टैग मिला? कॉन्स्टेंटली बोला जाता था दैट यू आर द हेवीएस्ट कंटेस्टेंट, यू आर द हेवीएस्ट कंटेस्टेंट। सो आई थिंक वो आपको बहुत एक तरह से बहुत डीमोटिवेट कर देता है आगे के लिए। सो आई गेस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग, बट देयर वाज आल्सो एट द सेम टाइम अ लिटिल बिट ऑफ ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस। तो आई थिंक मैं उसी को वो देती हूँ, बिकॉज कई बार लोग मेरे को पूछते हैं दैट व्हाई यू सो ऑब्सेस्ड विद फूड, व्हाई यू सो ऑब्सेस्ड अबाउट वर्किंग आउट, एंड आई गेस आई ऑलवेज थिंक बैक एंड आई गो लाइक कि वो जो 2012 में हुआ वो इतना डीप इम्पैक्ट छोड़ चुका है मेरे ऊपर कि आज तक आई गेस एवरीथिंग गोज बैक टू दैट ओनली, क्योंकि उससे पहले आई वाज जस्ट रेगुलरली लिविंग लाइफ। सो अगेन टेकिंग द गुड आउट ऑफ इट, विच इज इट्स गिवन मी सो मच अबाउट यू नो एज अ बेसिक लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो एज समबडी जो आप इंडस्ट्री से नहीं है आपको शायद नहीं मिल पाता है। तो आई गेस वो अगर आप अच्छे वे में देखें तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, आपको आगे के लिए प्रिपेयर करता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, इससे शायद आपको और डिफ़िकल्ट चीज़ें झेलनी पड़े लाइफ में। आई ऑलवेज टेक मिस इंडिया एज दैट एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड विच इज़ आई थिंक फॉर द बेटर, बिकॉज उसके बाद आई थिंक आई एक्चुअली बिकेम स्ट्रोंगर। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अपने से कंटेंट हूँ। उसके बाद जो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, जो शायद जीतने के बाद नहीं आता जितना मेरे हारने के बाद आया आफ्टर मिस इंडिया। सो दैट्स व्हाई क्रेडिट वेयर ड्यू, वो सब उसके बाद शुरू हुआ। वो इतनी कम उम्र में जब इस तरीके का आपको एक टैग दे दिया जाए, वो ट्रॉमा है एक तरीके से, उससे बाहर कैसे निकले? जी, देयर इज़ नो फॉर्मूला या एल्गोरिथम कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। एक प्रोसेस होता है आई गेस सबका अपना अपना। फॉर मी ऑफ कोर्स उसको टाइम लगा, क्योंकि आई नो उसका जो इमीडिएट रिएक्शन था जब वो ख़त्म हुआ, मुझे हमेशा से यही लगता था कि शायद आई वॉज नॉट फिट इनफ, लाइक शायद आई वॉज अ लिटिल ओवरवेट एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट विन। तो उसके बाद मैंने बहुत ही रूथलेस डाइटिंग की थी, बहुत ही रूथलेस डाइटिंग, वेर आई एक्चुअली वेंट वेरी अंडरवेट। अगर मैं 2012 और 13 की अपनी फ़ोटोज़ देखती हूँ तो तब मेरे को सब बोलते थे कि मतलब इतने पतले आप क्यों हो गए हो, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं, आई हैव टू बी थिन एंड लाइक दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। लेकिन उस चक्कर में मैंने बहुत सेल्फ डैमेज कर लिया, जो मुझे उस वक्त कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, जो मुझे आज रियलाइज़ होता है। तो वो पूरा एक प्रोसेस था फॉर मी टू डू दिस सेल्फ डैमेज, देन रियलाइज़ कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, टू कम आउट ऑफ इट, देन टू फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, देन टू टेल माई सेल्फ कि नहीं, आप जैसे हो अच्छे हो, हेल्थ पहले, उसके बाद उसका अपीयरेंस। ऐसे ये पूरा जो है ना, ये मेरा बहुत सालों का एक प्रोसेस था, जो मुझे लगा है अनफॉर्चुनेटली टू कम आउट ऑफ दिस एंड नॉट लेट इट गेट अफेक्टेड टू मी। लेकिन फिर भी आज भी जो मेरी कुछ आदतें हैं जो तब शुरू हुई, जैसे मैं अपना खाना मेजर करती हूँ, अगर जिस दिन मेरा वर्कआउट नहीं हुआ उस दिन मैं बहुत ऐसे एक सल्की मोड में रहती हूँ कि मुझे हर चीज़ इरिटेट करती है कि आज मैंने नहीं एक्सरसाइज की है। ये सब आई नो कि ये मेरी सारी वहाँ से निकली हुई आदतें हैं। आपको लगता है इस तरह के ब्यूटी पेजेंट जो होते हैं, उसमें ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स जो डाले गए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का होना चाहिए कि किसी को आप उसको बॉडी शेमिंग करें या एक सेट स्टैंडर्ड बना दें। मुझे लगता है हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करे और ब्यूटी का मतलब अंदर से वो अलग चीज़ें होनी चाहिए। जी, द थिंग इज़ कि एथिकली जो आप सोचते हैं, जो मैं सोचती हूँ वो करेक्ट है। बहुत लोग ऐसे सोचेंगे, लेकिन क्या होता है कि दिस इज़ नॉट सेलेबल एट द एंड ऑफ इट। ये एक बहुत ही श्रूड स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है, डीप रूटेड मेंटालिटी है, जो कुछ लोगों के ऐसे सोचने से नहीं चेंज हो सकती। सो क्या गलत है क्या सही है वो दूसरी साइड, बट व्हाट सेल्स एट द एंड ऑफ इट,
विल नॉट चेंज सो ईजिली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा अगर आप देखें कॉन्वर्सेशंस हैं बॉडी शेमिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के साथ ये शायद थोड़ा बढ़ गया है, बिकॉज एक बहुत ही अनरियलिस्टिक इमेज है जो सेट कर दी गई है दैट दिस इज़ वॉट लुक्स गुड, दिस इज़ वॉट इज़ करेक्ट, दिस इज़, एंड हमने आजकल ये जो फिटनेस है और लुकिंग स्किनी है उसके बीच में जो लाइन है ना वो बहुत ब्लर कर दी गई है. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट लुकिंग स्किनी इज ऑल्सो बीइंग फिट, where both of them are not the same things, they are genuinely not the same things. तो ये सब चीज़ें I don't think आज भी इतनी ज़्यादा acceptable है, where even though the conversation is on, even though in social media you have people coming out and speaking about body positivity कि नहीं आप जैसे हैं अच्छे हैं, बहुत लोग हैं जो आके बोलते हैं इस बारे में, बहुत लोग हैं जो एक्सेप्ट भी करते हैं. You have brands coming out and supporting everybody of every size, shape, color, saying कि everyone's equal. लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि नहीं यही दिखना है हमें क्योंकि वो ऐसे दिख रहा है. सो दैट्स ऑल्सो देयर, इट्स टू साइड्स ऑफ द कॉइन. फिर एक्टिंग के फील्ड में कैसे आए वहाँ से फाइनलिस्ट बनने के बाद? जी, आई थिंक द वन थिंग आई रियलाइज वाज कि रैंप पे तो मुझे नहीं चलना है, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आप मिस इंडिया कर लेते हैं, आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं कि यू बिकम अ रैंप मॉडल, यू बिकम एन एक्टर. मैंने एक्चुअली जो पाथ चूज़ किया था, आई बिकेम एन एंकर, आई बिकेम अ वीजे राइट आफ्टर दैट, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली दैट वाज एन ऑफर दैट केम टू मी, एंड मुझे वो बहुत उस समय सेंसिबल लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एटलीस्ट अपना यहाँ दिमाग यूज़ कर रही हूँ. आई एम नॉट जस्ट लाइक शटिंग माई ब्रेन एंड फॉलोइंग द हर्ड जो लोग करते हैं. सो आई सेड दिस इज़ समथिंग आई इन्जॉय डूइंग, एंड ऑनेस्टली मुझे वो बहुत मज़ेदार काम लगता था, क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होती है, जैसे इस समय आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आप बिना स्क्रिप्ट के बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत इन्जॉय करती थी समथिंग टू डू लाइव. बट राइट आफ्टर दैट मुझे अपना पहला एक एक्टिंग ऑफर मिला था, जो मैंने उस वक्त इतनी सीरियसली कंसिडर भी नहीं किया, बिकॉज आई वाज लाइक मैं जानती भी नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ. और कई बार हम ना कंफ्यूज कर लेते हैं कि अगर आप कैमरा फेस कर रहे हैं एज वॉट एवर प्रोफेशन, दैट यू कैन बी एन एक्टर. दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, टू बीइंग एन एंकर, बीइंग एन एक्टर, बीइंग एनीथिंग. लेकिन एक जो एक्टर का जॉब होता है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है अपार्ट फ्रॉम जस्ट फेसिंग द कैमरा कॉन्फिडेंटली. तो मुझे उस वक्त लगा कि हाँ नहीं, मैं एंकरिंग तो करती हूँ, ऑफकोर्स मैं एक्टर तो बन ही सकती हूँ. तो वो सोचकर आई स्टार्टेड ऑफ, एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट नो इट्स नॉट द सेम. तो काफ़ी वक्त लगा वो भी एक उसको थोड़ा समझने में, थोड़ा आगे बढ़ने में कि नहीं एक्टिंग ऐसे की जाती है और इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. बट आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट स्लोली एंड स्टेडली जितना सेटिस्फैक्शन और जितनी हैप्पीनेस मुझे एक एक्टर बन के मिली है, आई डोंट थिंक आई हैव एवर एक्सपीरियंस दैट. लाइक अब मैं जब वापस जाती हूँ और सोचती हूँ, मेरे को हमेशा लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं लाइफ में कभी कोई डेस्क जॉब कैसे कर पाती. I don't think I was ever meant to do any desk job. और डेब्यू हुआ था लेकर हम दीवाना दिल से, राइट? जी. और उसमें प्रोड्यूसर थे सैफ, जी. और आज देखिए आप उनके ऑपोजिट ज्वेल थी. You know the funny thing is शायद सैफ को याद भी नहीं हो कि उन्होंने ऐसी कोई फिल्म की थी जिसमें मैं थी. उनको हमने आज तक कभी उस बारे में बात नहीं की है, कभी भी बारे में बात नहीं की है, because I don't think he remembers. आपने बताया भी नहीं? We actually never had this come up, because honestly for me वो जो फिल्म है वो मेरे करियर में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. उसमें मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया था, वो जिस तरह की मैंने उम्मीद की थी वैसे निकल की भी नहीं आई थी और इतनी पसंद भी नहीं की गई थी. सो फॉर मी, मैं हमेशा जो अपना पहला एक्टिंग स्टिंट है वो हमेशा टेलीविजन से शुरुआत करती हूँ. आई नेवर गो बैक टू लेकर, और मुझे लगता है जो मेरी पहली फिल्म है मैं वो गोल्ड से शुरुआत करती हूँ. फॉर मी दैट वॉज जस्ट समथिंग कि वो आया और निकल गया. आई थिंक, एंड इवन फॉर सैफ, क्योंकि वो उस समय प्रोड्यूसर थे, बट दोज वर हिज, आई थिंक दोज वन लास्ट टू और सेकेंड लास्ट फिल्म जो एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने की थी. उसके बाद ही कम्प्लीटली वेंट बैक टू एक्टिंग. तो इसीलिए आई गेस वो एक ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में हम दोनों ने सही नहीं समझा बात करने के लिए. वी नेवर स्पोक अबाउट इट. निकिता, आप क्योंकि इंडस्ट्री के बाहर से हैं, कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है, कोई ऐसा ताल्लुकात भी नहीं थी. कितना मुश्किल होता है खुद के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना, काम पाना? जी मुश्किल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. मोर देन एनीथिंग, बहुत लोग आते हैं जो बिना गॉडफादर या बिना बैकग्राउंड के हैं, बट आई थिंक आपके जो करियर में ना आपको सही गाइड करने वाले अगर आपको लोग मिल जाए ना, बहुत हेल्प हो जाती है.
सो आई थिंक टचवुड आई हैव बीन वेरी लकी विद दैट. सो जितने मैंने लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, बिहाइंड द कैमरा, या चाहे को एक्टर्स हो, दे हैव एक्चुअली बीन ऑफ ग्रेट हेल्प. तो शायद आपका कोई गॉडफादर नहीं हो, लेकिन ये है कि उस टाइम पर शायद हो सकता है सब टेम्पररी फेज में रहे हों मेरे साथ मेरी जर्नी में, लेकिन एवरीबडी आई हैव एक्चुअली हैड समबडी और द अदर टू गो फॉर एडवाइस. आई कैन से इट दिस वे. सो ज़रूरी नहीं है आपका एक कांस्टेंट एक इंसान हो जो आपका ख्याल रख रहा हो. आई थिंक दैट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो इस पूरी जर्नी में अगर मैं 2015 से शुरुआत करूँ तो हमेशा हमेशा हर प्रोजेक्ट में ऐसे एक दो अच्छे लोग मुझे मिले हैं who have actually I have maintained my friendship also for this long. Some I have gotten an opportunity to work again with. Some have actually helped me maybe take my next decision. So that has been something I'm very grateful for in the industry. जहाँ हम बात करते हैं कि है favoritism और है nepotism, वहाँ पे एक ये side भी है industry का जहाँ पे हैं लोग जो आपको support करेंगे, जो आपके लिए खड़े होंगे, who will also cheer for you. There is also this side. कभी आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म की वजह से रिप्लेस हुए हो? जी जी, ऐसा हुआ है, लेकिन आई थिंक गॉड इज़ वेरी काइंड. मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब ऐसा हुआ भी है ना, और वो जब फिल्म या शो बाहर आया है, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ है उसके बाद, क्योंकि इट्स नेवर बिन दैट आई हैव फेल्ट लाइक काश ये हो जाता मेरे लिए बिकॉज आई वॉज सपोज टू डू दिस. कभी ऐसा फील नहीं हुआ बिकॉज इट डिडंट लाइक एंड अप डूइंग दैट ग्रेट. उस समय ज़रूर लगता है, उस समय हमेशा अनफेयर ज़रूर लगता है, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज़. इट थ्रोज यू विद अनफेयर थिंग्स. अगर आप उसको पर्सनली एक ग्रज की तरह लेकर बैठ जाएंगे, आई फील लाइक आप खुद आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे. तो मैंने आई थिंक समवेयर अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि ये होगा आपके साथ. लाइक ऑफ कोर्स समबडी एल्स विल बी गिवन प्रेफरेंस, जो शायद एक पोजीशन पावर के साथ आ रहा है, फैमिली नेम के साथ आ रहा है. दैट विल हैपन इनडेफिनेटली. आपको अपनी लाइफ जो है अभी इस करियर में उसके अराउंड फिगर आउट करके आगे बढ़ना है. यू कांट फाइट इट, you have to deal with it. एक एक्टर ना, उसकी सबसे जो बड़ी यूएसपी है उसकी सेंसिटिविटी होती है, एम्पैथी होती है. जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती थी तो दिल टूटता था, कैसे हौसले को मजबूत करते थे? जी, दिल तो बिल्कुल टूटता है. इनफैक्ट मैं एक बहुत बहुत इमोशनल इंसान हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आई नो दे ऑलवेज से कि आप अपने वर्क और पर्सनल कनेक्शंस को मिक्स अप मत करिए, बट इफ़ इट ऑल देयर इज समबडी जेन्युइन आई मीट, I do invest emotionally also. And I'm not saying this just as like a relationship, I'm saying work relationships also. मैं invest करती हूँ emotionally. Like I will stand up for that person, I will be there. तो जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें like you suddenly you've gotten replaced या आपके साथ कुछ unfair हुआ है, तो बहुत बहुत अफेक्ट होता है. बट द आइडिया इज़ कि आप उससे कैसे बाहर निकलें. आई एम वेरी लकी कि आई हैव माई पेरेंट्स सपोर्ट, मेजरली माई मम सपोर्ट, who's always a call away, or sometimes she just lands up and she's always next to me, क्योंकि that's the only thing that helps me get better quickly. और कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जो मेरे को हेल्प करती है. इट्स लिटरली हर सपोर्ट, बिकॉज आई नो कि कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी सही नहीं गया है, आई विल हैव वन पर्सन जो मेरे साथ खड़ा होगा, बोलेगा कोई बात नहीं, वी आर देयर इज नथिंग टू वरी. सो दैट्स आई थिंक एनी टाइम व्हेन समबडी आस्क्स मी कि इतने टाइम आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो, हमेशा मैं सोचती हूँ आई एम लाइक नहीं, कोई फॉर्मूला तो नहीं है. इमोशनल तो मैं भी बहुत हूँ, हर्ट तो मैं भी बहुत होती हूँ, बट द ओनली वे आई हैव सर्वाइव्ड इज बिकॉज आई नो वन पर्सन इज सपोर्टिंग मी एंड देन आई कम आउट ऑफ इट क्विकली. तो टीवी में ड्रीम गर्ल के साथ आपने डेब्यू किया और बहुत कमाल का डेब्यू था. अभी भी मुझे ध्यान है कि मैंने खुद जब वो देखा था तो मुझे लगा था एक फ्रेशनेस है, एक अलग तरीके का रोल था और वो सीरियल भी अलग तरीके का था. कैसे उसमें आप आए, कैसे रोल मिला वो बताओ. जी, थैंक यू. आपको आज तक याद है उस शो के बारे में, लेकिन जब वो शो जब आया था मेरे पास, मैं एक्चुअली खुद इतनी ज़्यादा टीवी व्यूअर नहीं रही हूँ. मुझे ज़्यादा टीवी के बारे में पता भी नहीं था कि कौन से शोज़ आते हैं, कौन से नहीं आते हैं. मेरा जो टेलीविज़न एज एन ऑडियंस एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत पहले का रहा है, व्हेन वी वर स्मॉल किड्स एंड एक दौर चला था ऑफ एकरा कपूर सीरियल्स. सो कसौटी ज़िंदगी की एंड ऑल दीज शोज़ हैड जस्ट स्टार्टेड कमिंग. सो उसमें से एक दो शोज़ थे, कसौटी बीइंग वन ऑफ देम, एज किड्स जो हम देखते थे एंड वी यूज्ड टू रियली एंजॉय. सो दैट वाज माय ओनली टेलीविजन एक्सपीरियंस. उस टाइम पर जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया, उस टाइम पर कौन से शोज़ चल रहे थे, क्या रेलेवेंट था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. लेकिन जब ये टेलीविज़न का ऑफ़र आया था मेरे पास, आई रिमेंबर तब मेरे को लग रहा था कि नहीं यार, मतलब आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग दिस. मैं कैसे खुद कनेक्ट करूँगी,
और पता नहीं कौन से लोग, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, मुझे आइडिया भी नहीं था कि टेलीविज़न की व्यूअरशिप क्या होती है। एंड तब मुझे काफ़ी लोगों ने समझाया था मेरे आसपास कि यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ टेलीविजन, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग आप क्या बन सकते हो टीवी में एक बार घुस के। तब एंड आई रिमेंबर कि ऑल्सो उस टाइम लेकर हम दीवाना दिल ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी एंड वो मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं गई थी। तो मैंने तब ऐसी, आई थिंक मेरी मॉम के साथ बैठ के ये डिस्कस किया था एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी दिस कि व्हाट इज़ द हार्म, कि अगर आप कर भी लो और अगर आपको पसंद नहीं आए उसके बाद आप मत करो, मतलब इसमें इट्स अ वेरी नथिंग टू लूज सिचुएशन, सो व्हाई आर यू सो अगेंस्ट इट। एंड आई थॉट शी मेड सो मच सेंस एंड आई वाज लाइक हाँ, मतलब मैं क्यों इतना इसमें डीपली सोच रही हूँ कि अरे ये ऐसा होना चाहिए। आई सेड इज़न्ट लाइफ ऑल अबाउट आपकी तरफ जो भी आया आप उसको एम्ब्रेस करो, कुछ आपके प्लान के मुताबिक कभी नहीं चलेगा लाइफ में। तो टेलीविजन इज़ लिटरली वन ऑफ दोज थिंग्स, वो जो आपके कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ आ जाती है ना एंड यू डोंट नो कि इसको पकड़ना है नहीं पकड़ना है। आई लिटरली हेल्ड ऑन टू इट बिकॉज आई थॉट कि यार घर बैठने से अच्छा है कि आप वेट करो, आपके पास कोई फिल्म का ऑफर आएगा, आप बाहर निकलो और काम करो, यू आर ऑल्सो गेटिंग पेड फॉर इट, टेलीविजन आपको बहुत अच्छे पैसे देता है। सो आई सेड मैं ये क्यों ना करूँ, एंड दैट्स व्हेन आई मेड अप माई माइंड एंड आई सेड ओके नो आई विल गो अहेड फॉर दिस। एंड तब आई रिमेंबर देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु एक्चुअली डिस्करेज मी ऑल्सो कि ऐसे कैसे आप एक बी ग्रेड एक्ट्रेस बन जाओगे अगर आप टीवी करोगे, आप कैसे टीवी कर सकते हो। किसी ने मेरे को बोला कि आप एक ब्लैक होल में घुस जाओगे, आप कभी यहाँ से निकल नहीं पाओगे, आप हमेशा टेलीविजन के अंदर ही सीमित रहोगे। But I don't know, I think my gut at that time told me that this is momentary the right thing to do. And I went ahead with it. Even if you ask me today or even if you ask me 10 years later, I will never say I regret that decision. मेरे हिसाब से मैंने अपने करियर में एक वो बहुत वाइज डिसीजन लिया था, क्योंकि मुझे जितना एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट है, आपको आज भी मेरा वो शो याद है, कई लोग मुझे मिलते हैं जो मुझे दूसरे शो के नाम एक से दूजे याद, के वास्ते यस, मुझे हासिल। कितने लोग उन शोज़ के नाम से जानते हैं। आइदर शोज, तीनों के तीनों शोज़ हैं, बहुत बहुत प्यार मिला उन शोज़ से, बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग जो है एक जो एक्टर चाहता है अपने करियर में, मुझे उन शोज़ की वजह से मिली है। मेरा आज तक का जितना एक्सपीरियंस है, मैं कभी किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गई हूँ, मुझे टेलीविज़न की वजह से मिला है, क्योंकि आप रोज़ टीवी के सामने, कैमरा के सामने हैं, लोगों के घरों में हैं आप हर रोज़ एक समय पर। एंड मोर देन एनीथिंग मुझे हमेशा लगता है कि इस प्रोफेशन में आपका जितना एक्सपीरियंस होगा उतने आप बेहतर होंगे। जितना कम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जितना आप एक वॉल बना के रखेंगे कि मुझे सीखना नहीं है और मुझे सब कुछ आता है, उतने आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। सो आई गेस वो 3 साल मेरे लिए एक स्कूल की तरह थे, विच आई ऑलवेज से, जहाँ पे मेरे को पैसे भी बनाने को मिले और मेरे को सीखने को भी मिला। और मेरा ये भी मानना है कि आपके जो सीरियल्स के चुनाव थे, प्रोजेक्ट्स बहुत कमाल थे, एक फ्रेशनेस लिए हुआ था और अलग तरह के आपने रोल्स चुने थे। जी, वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि जब मैंने सरेंडर भी किया कि यस मैं टेलीविज़न करने के लिए तैयार हूँ और मैं करूँगी, मैंने एक्चुअली बहुत कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि मैं उस सास बहू जोन में कभी नहीं घुसूँगी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली उससे नहीं रिलेट कर पाती। मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ मुंबई में यहाँ पर रहकर बिताई है और अगर आप मेरे को बोले तो मुझे वो बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। इट्स नॉट माई वर्ल्ड, इट्स नॉट माई अंडरस्टैंडिंग। तो जो शोज़ मैंने किए वो मेरे हिसाब से इवन तो वो भी मेरे खुद के पर्सनल कैरेक्टर से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं थे, बट दैट वाज समथिंग विच आई फेल्ट इज स्टिल रिलेटेबल, वो फिर भी मेरे को रियल लगा, इसलिए आई गिव इन टू दैट। एंड वो भी मेरे को एक्चुअली काफ़ी लोग बोलते थे कि ये आपने बहुत स्टूपिड डिसीजन लिया है कि आपने ऐसे शो किए हैं जो ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, आप अपने पर डे डबल कैसे करोगे, आप और पैसे कैसे बनाओगे, आप एक नेम, हाउस होल्ड नेम कैसे नहीं बनोगे। सो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी लाइक कि मैं शायद नहीं चाहती कि लाइफ लॉन्ग मुझे सब लोग एक कैरेक्टर के नाम से जाने। मैं चाहती हूँ कि मैं और कैरेक्टर्स करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं और चैलेंजिंग रोल्स और सेटअप में जाऊँ, मैं उस कन्फाइंड स्पेस में नहीं रहना चाहती। सो अगेन दिस वाज अ वेरी कॉन्शियस एंड सेल्फ थॉट डिसीजन टू बी अ पार्ट ऑफ दीज शोज। आप फिल्मों की कास्टिंग होती है, बहुत सारे मैं अपने दोस्तों से भी सुनता हूँ कि वो जो टैग होता है कि टीवी में आपने काम किया है, वो बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना। आपको उस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ा? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, उससे टू ब्रेक दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑफ कोर्स अभी ओटीटी की वजह से थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि एक स्मूथ ट्रांजिशन आप कर पाते हैं टेलीविज़न, ओटीटी और फिल्म्स के बीच में। बट बैक देन ओटीटी वाज नॉट अ थिंग, अगर मैं 2018 और 19 की बात कर रही हूँ। एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरा मेरा जो तीसरा शो है हासिल, वो 2018 में ख़त्म हुआ था। तब मेरे को एक
जो टफ डिसीजन लेना पड़ा था was to say no to so much TV that was coming my way, क्योंकि आई वॉज वेरी हेलबेंट कि नहीं मुझे अभी वेट करना है. एंड आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट आप अपने खुद के डिसीजन पर सोचने लगते हो कि क्या मैं सही कर रही हूँ ये करके, बिकॉज आप बहुत अच्छे पैसों को मना कर रहे हो, आप वापस जाकर ऑडिशंस दे रहे हो जहाँ पर यू हैव टू लिटरली स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. टेलीविजन में आप एक जगह बना चुके हो जहाँ पे शायद आपको ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर यू आर अगेन गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस जहाँ पर आप थे 5 साल पहले. So these things were something which I used to always sit and question myself कि ये क्या मैं सही कर रही हूँ, ये क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए, कितना आसान है. But at the same time I guess again one thing was a little bit of support and motivation जो मुझे अपने पेरेंट्स के साइड से बहुत ज़्यादा है. They said कि no why you worried, हम हैं तुम्हारे लिए कि तुम वो करो फाइनली अगर तुम्हें इसमें खुशी मिल रही है तो. And at the same time what really played a huge role which I give a lot of credit to is the film कबीर सिंह, क्योंकि आई थिंक उसके आने के बाद बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ. एंड उसके बाद आई थिंक लोगों ने वो जो एक टीवी का टैग था वो काफ़ी डिसअपियर होने लगा, जो दो आई हैव नेवर हैड एन इशू. मैं बहुत प्राउडली उस आइडेंटिटी को ओन अप करती हूँ कि येस आई हैव कम फ्रॉम देयर, बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल दे कंसिडर दैट व्हाइल कास्टिंग, एंड आई थिंक दैट हैज़ रियली हेल्प मी टू मूव ऑन फ्रॉम देयर. एंड अब जो मेरी एक नई आइडेंटिटी लोगों के सामने बन गई थी 2019 के बाद, विच वॉज कबीर सिंह, विच हैज़ रियली हेल्प मी. गोल्ड कैसे मिली? सिमरन का जो किरदार था वो कैसे? जी बहुत ही एक सिंपल जो हमारा प्रोसेस होता है, ऑडिशन के लिए बुलाया, मैं ऑडिशन करने गई, ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गई, एंड दैट्स हाउ आई डिड गोल्ड. और जब गोल्ड रिलीज हुई थी इमीडिएटली उसके बाद मैंने कबीर सिंह के लिए शूट किया था. तो आई थिंक उसके बाद ये ज़रूर हुआ था कि एक पेशेंस आ गई थी मेरे अंदर कि नहीं चीज़ें बदलेंगी, मुझे घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे वापस 10 कदम पीछे चल के जाने की ज़रूरत नहीं है. थिंग्स विल गेट बेटर एंड दे गॉट बेटर. और कबीर सिंह में एक अलग ही किरदार था और कबीर सिंह ने इतना बज़ क्रिएट किया. बहुत सारे उसके बाद रिसेप्शन मिले होंगे, अलग अलग तरीके के फीडबैक, कैसा था वो? बहुत अनएक्सपेक्टेड था, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो गोल्ड से बहुत ज़्यादा थी. बिकॉज आई थॉट आप एक स्पोर्ट्स ड्रामा कर रहे हो विच इज़ अ हॉकी बेस्ड फिल्म, एक हिस्टोरिक फिल्म है, एंड मैंने ऑनेस्टली वर्कशॉप्स और जो मेहनत होती है कैरेक्टर के लिए वो गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा किया था. तो एक्सपेक्टेशंस उससे थी जो नहीं फुलफिल हुई थी. एंड देन व्हेन कबीर सिंह केम आई रियली टुक कबीर सिंह एज जस्ट वन ऑफ द फिल्म्स आई एम डूइंग. बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि ऐसे रीमेक्स आई डोंट नो वर्क करती हैं कि नहीं, बिकॉज पहले यू हैव नॉट हर्ड कि रीमेक्स जो ऐसे कट टू कट सेम बनी है वो भी साउथ की. एंड देन another thought in my head was कि ऐसे if it's done so well in South वो कैसे वापस it'll do so well. लोग ऑलरेडी वो देख चुके हैं, बहुत लोगों ने अर्जुन रेड्डी ऑलरेडी देखी हुई थी. तो दैट वाज अनदर आई सेड कैसे वील मैच अप. बहुत कंपैरिजंस होते हैं साउथ और हिंदी फिल्म के साथ, कि नहीं साउथ वन वाज स्टिल बेटर. एंड आई सेड आई हैव नेवर हर्ड ऑफ द सेम डायरेक्टर जिन्होंने अपनी खुद की फिल्म एक लैंग्वेज में बनाई और वो खुद आके बोल रहा मैं उसको दूसरी लैंग्वेज में भी बनाऊंगा. ऐसे वो कैसे जस्टिस कर पाएंगे. सो आई रियली थॉट दैट कबीर सिंह विल probably not work. I just did it because I thought, no, I want to just work right now. And the way it worked was a shocker for me because I really, जब वो फिल्म रिलीज हुई और जिस तरह का रिसेप्शन उसे मिलना शुरू हुआ, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था. I was like, wow, लोग इसे भी पसंद कर रहे हैं और इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. So that's like that's why I guess Sandeep sir is what he is. Because he's managed to do something जो आज तक किसी ने पहले कभी नहीं किया है. संदीप से पहली बार कब बात हुई थी, कब मुलाकात हुई थी? जी मेरी एक्चुअली शूटिंग के 2 हफ्ते पहले उनसे मुलाकात हुई थी. उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया था कि ये फिल्म है अर्जुन रेड्डी जिसका हम रीमेक बना रहे हैं, तो आप ने फिल्म देखी है? मैंने बोला था नहीं. उन्होंने बोला था आप फिल्म देखिए, उसमें से ये वाला जो किरदार है ये किरदार के लिए आपको मिलना है सर को. तो मैं बैठ के पूरी फिल्म देखी. आई वेंट एंड मेट सर 2 दिन बाद. एंड बड़ी एक इंटरेस्टिंग मीटिंग थी, बड़ी कैजुअल मीटिंग थी. वेर आई वेंट एंड आई मेट हिम एंड सर सेड कि डिड यू वॉच अर्जुन रेड्डी? आई सेड यस सर. ही सेड आपको फिल्म कैसी लगी? आई सेड इट वाज अ गुड फिल्म सर. ही सेड यू अंडरस्टूड योर रोल? आई सेड या. ही सेड ओके दैट्स योर कैरेक्टर. आई सेड सर कुछ लाइक आपको बताना है, कुछ अगर आपको पढ़ना है, कुछ ऑडिशन लेना है? ही सेड नहीं, आपको कैरेक्टर समझ आ गया. ही सेड आई हैव सीन आपका काम थोड़ा अभी, फिर ठीक है. आई सेड सर उससे पहले कुछ रीडिंग वगैरह करें? ही नहीं सेट पे मिलते हैं फिर. एंड आई थिंक उसके बाद मेरे 2-3 कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हुए थे एंड कट टू नेक्स्ट लाइक 1 वीक लेटर आई वाज ऑन सेट. दिस वाज लिटरली इट. तो तभी अगर आप
जब भी कोई बात करता है कबीर सिंह के लिए, मुझे हमेशा लगता है लाइक जिस तरह से मैं उस पर ऑन बोर्ड आई थी या जिस तरह से वो शुरुआत हुई थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि दिस विल टर्न इनटू समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट लिटरली हिज ब्रेन, आई कैन से. उनका कन्विक्शन कमाल का है संदीप का. और मुझे लगता है कि वो, जैसे कि आपको उन्होंने जिस तरीके से बात की आपसे, उनके जहन में पहले ही आप थे, उनको वो उनको छपा हुआ उनको था. सब छप लिटरली, क्योंकि क्या होता है कि एज एक्टर्स आपको हमेशा लगता है कि नहीं, आपको बहुत सारी रीडिंग्स करनी है, तभी आप जाके अपने कैरेक्टर में घुस पाएंगे, कुछ बैकग्राउंड बताइए, क्या करना है. ही वॉज सो क्रिस्टल क्लियर इन हिज हेड. उनको कभी मतलब ऐसा नहीं होता था. एंड मेरे को कभी सेट पे जाके लॉस्ट फीलिंग नहीं आई, बिकॉज वेन एवर आई वेंट ऑन सेट, बाकी के सब लोग इतने प्रेप थे दैट आई यूज्ड टू जस्ट कम एंड बी टोल्ड कि आपको अभी ये करना है, दैट्स इट, बिकॉज दे वर सो वेल प्रिपेयर्ड. तो इसलिए मैं हमेशा क्रेडिट उन लोगों को देती हूँ. कभी कोई आकर अगर मुझे बोलता है कि आपने कबीर सिंह में बहुत अच्छी एक्टिंग की, आई एम लाइक लिटरली उसका क्रेडिट आप उन लोगों को दीजिए, नॉट टू मी. दिस इज ऑल संदीप सर. जब आपने जो ओरिजिनल फिल्म थी वो देखा था, कोई अप्रीहेंशंस थे, कोई हेजिटेशन या कुछ ऐसा रिस्क लगा कि आगे चल के इस पे वो, जैसे बहुत ज़्यादा उसको बोला गया है मिसोजिनी और वायलेंट और ये सब चीज़ें, वो लगेगा, इस तरह की चीज़ें थी जहन में? जी ऑनेस्टली मैंने इतना डीपली सोचा नहीं. अभी आई थिंक अबाउट इट अ लॉट आफ्टर द फिल्म बिकेम व्हाट इट बिकेम. लेकिन जब मैंने वो फिल्म खुद देखी एंड व्हेन आई वेंट फॉर इट, तब इतनी डीपली मैंने उसको कंसिडर भी नहीं किया था कि ओ माय गॉड ये डिस्कशन में जा सकता है. आई एम माई सेल्फ समबडी हु लव्स टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, आई लव वॉइसिंग इट आउट. सो इतना थॉट मैंने दिया ही नहीं था इस चीज़ को. एंड उसके बाद आई चोज नॉट टू गिव इट अ थॉट. आई सेड लेट्स मूव ऑन. आगे की जर्नी वहाँ से फिर वो मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट थी जी, कबीर दैट वाज डेफिनेटली अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. मोर देन एनीथिंग आई थिंक उसके बाद काफ़ी चीज़ें आसान हो गई, बिकॉज बहुत लोग जानने लग गए, बहुत लोगों ने काम देख लिया था ऑलरेडी. सो उसके बाद वो एक होता है ना एज एन एक्टर, जब आप एक फ्रॉम यू स्टार्ट फ्रॉम नोवेयर, तो आपका एक प्रोसेस होता है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स के असिस्टेंट बुलाते हैं, आप जाते हो, पहले तो अपना नेम प्लेट पकड़ते हो, अपनी प्रोफाइल्स दिखाते हो, उसके बाद ऑडिशन सीन देते हैं आपको, ऑडिशन देते हो, कभी कभी वेट करना पड़ता है. तो वो एक बहुत एक इनिशियल स्टेज होती है एक एक्टर की. उसके बाद आई थिंक आपकी कोई नेक्स्ट स्टेज आती है वेयर समटाइम्स द असिस्टेंट कॉल्स यू एंड आप स्ट्रेट अवे जाके ऑडिशन दे देते हैं. आपको प्लेट देने की जरूरत नहीं होती, अपना इंट्रोडक्शन और प्रोफाइल्स. एक स्टेज आती है वेयर द कास्टिंग डायरेक्टर डायरेक्टली कॉल्स यू एंड सेज कि आप जाके ऑडिशन दे दो इस चीज़ के लिए. एंड देन फाइनली स्टेज कम जहाँ पर आपको डायरेक्टली एक डायरेक्टर से कॉल आता है, जहाँ पे आपको नरेशन के लिए बुलाया जाता है. एंड देन दे स्टार्ट कंसिडरिंग यू वेदर यू विल डू द फिल्म और नॉट. तो आई गेस जो मेरे लिए कबीर सिंह ने ईजी चीज़ कर दी थी लाइफ में आफ्टर दैट, वो एक स्टेज आ गई थी वेर आई यूज टू गेट नरेशंस, विच आई जेन्युइनली was very grateful for, कि I don't have to go through that process जहाँ पर I'm holding the board again and I'm giving my profiles, which is I think a starting point of every actor's journey. द बुल में अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट थे आप. वो किरदार कैसे, आपने उसका प्रोसेस कैसा रहा और कैसे वो फिल्म मिली थी आपको? जी वो फिल्म एक्चुअली मुझे कबीर सिंह के बाद ही मिली थी. That was Dibuk was the first film I had signed after Kabir Singh. Big Bull was my second film and Rocket Gang was my third film. और ये सब मेरे को immediately after Kabir Singh मिली थी. तो जो Big Bull थी, again I was called to the office for a narration, given the narration and they were happy to have me. I was very happy to be a part of this kind of a film जहाँ पर अभिषेक बच्चन है and वो एक ऐसे एक्टर है जिनको मतलब मेरे को हमेशा लगता है बहुत अंडररेटेड एक्टर है वो. मतलब ही इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड एक्टर. मोर देन दैट ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड उनके साथ काम करके, तो बिग बुल का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है उसका मेरा हमेशा से टेक अवे कोई मेरे से पूछता है तो यही रहा है. आई सेड एक तो मुझे एक ऐसे सेट पर रहने का मौका मिला जहाँ पर यू हैव समबडी एज एक्सपीरियंस्ड एज हिम, somebody as wonderful as him as a co-actor. And वो होता है ना कि आप जिसके साथ भी काम करें हमेशा you take back some things from them. Like if I had to take back something from you, आप जिस तरह कामली सुन रहे हैं मेरी बातें बहुत एक पेशेंस के साथ, बहुत एक अच्छी चीज़ है आपके बारे में. सो इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई एंड लुक फॉर समथिंग कि हर इंसान में ऐसी कौन सी एक ब्यूटीफुल चीज़ है जो मैं ले सकती हूँ. आई थिंक बिग बुल में अभिषेक बच्चन के साथ जो मुझे सीखने को मिला है दैट वन, आफ्टर कमिंग फ्रॉम वेयर ही डज, he is so humble and he is so nice to everybody. And वो ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग इंसान है, उसके साथ ही बहुत ही विटी और ह्यूमरस है. वो सबकी टांग खींचते हैं इन अ वेरी नाइस वे. उनकी एक बहुत खास बात है. एंड दूसरी आई थिंक एज एक्टर्स हम लोग बहुत बार, मैंने ऐसे एक्टर्स देखे भी हैं जो बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग,
वो थोड़ा अपना जो स्टारडम है उसको ओवरपावर होने देते हैं विद देयर एक्टिंग स्किल्स. And that is something I really learned from Abhishek, that in spite of having all this experience, in spite of having a name, मतलब एक छोटे से क्यू के लिए भी जहाँ पे वो कैमरा में नहीं भी दिख रहे, he would come and he would stand for me, and I really really appreciate this. So I realized that this is what makes him so humble. So I guess that was a big takeaway for me, that whatever you become or whatever you do in life, don't forget your basic principles जो एक एक्टिंग स्कूल के होते हैं, कि आप आके अपने को एक्टर को क्यूज दे, चाहे आप कैमरा के सामने हैं या पीछे हैं. सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस आई थिंक वाज माय एंटायर लर्निंग दैट आई टुक अवे फ्रॉम द फिल्म. शाहिद और इमरान से क्या लर्निंग मिली? सबकी अलग अलग होती है. शाहिद की आई थिंक उनका जो एक प्रोसेस होता है जहाँ पर वो एक्चुअली एक बहुत ही मेलो इंसान है, लेकिन आपने देखा वो कैमरा के सामने क्या करके जाते हैं. सो एक बहुत इंटरनलाइज्ड प्रोसेस है उनका, विच नोबडी अराउंड हिम रियलाइजेज. तो एक वो बहुत फैसिनेटिंग था वो उनका प्रोसेस देखने को जो मौका मिला मुझे. एंड दूसरा विद इमरान, आई हैव सीन ही इज़ वेरी पेशेंट. ही इज़ रियली पेशेंट. सेट पे कुछ भी हो रहा हो, आप कभी उनको चिल्लाते हुए नहीं सुनेंगे. लाइक वो कामली आते हैं, ही विल बी डूइंग हिज थिंग. आप कभी उनकी ऐसे ज़ोर से आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी है. सो आई गेस दैट काम एंड वेरी माइंड योर ओन बिजनेस एटीट्यूड बहुत ही सही है, स्पेशली ऐसे सेट पर जहाँ पे इतने लोग हैं. यू माइंड योर ओन बिजनेस, बाकी सब जो कर रहे हैं उनको करने दो. और वो आपको डर नहीं लगा उनके किसर वाले इमेज जो टैग है उनको इतना ज्यादा स्ट्रांगली वो उनके ऊपर जी, थोपा अगर गया? आपने एक्चुअली डिबुक देखी हो तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, नहीं। ना उनका गाना है, ना कोई एकदम ऐसा अलग है सीन उनकी है. पर्सनालिटी. तो एंड ही इज हिमसेल्फ इज सच अ डिफरेंट पर्सन, दैट जो उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी है. एंड आई गेस आई ऑल्सो फील थोड़े से बदनाम है वो, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो बहुत नॉर्मल है. इट्स जस्ट उन्होंने जब उस ज़माने में ये सब ये किसिंग सीन्स करने शुरू किए थे, इतने नहीं होते थे फिल्म में. So I guess that's why he got the tag. There are multiple people who are doing many more kissing scenes in today's films that you see. So मुझे honestly ऐसा लगा नहीं, because I knew कि जो मैं फिल्म कर रही हूँ उसमें ऐसा कुछ है नहीं. This is not the highlight of the film. किसिंग सीन से अब ज्वेल थिफ्ट पे 56 से ज़्यादा कंट्रीज में वो वहाँ पर ट्रेंड कर रहा है नेटफ्लिक्स में. और जैसे कि मैंने बोला, पहला जो प्रोड्यूसर थे आपके पहली फिल्म के, उनके साथ आप काम कर रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस था? और क्योंकि वो जो किसिंग सीन की बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी वायरल हुआ, उसके बताओ. Honestly अगर आप देखें तो it's a very मतलब मेरे को it's a very like in the moment, and it's a very nice looking scene. उसमें कुछ भी आपको ऐसे एक मुझे हमेशा लगता है किसिंग जो होती है, जो भी इंटीमेट सीन्स होते हैं, there's a thin line between vulgarity, between aesthetic, between if it's needed for the scene या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती आप डाल रहे हैं ताकि व्यूअरशिप मिले. तो उसमें अगर आप फिल्म देखें तो एक बहुत ही वो स्मूथली फ्लोइंग मोमेंटरी है, जो एक बहुत क्यूटली शूट किया गया है. मतलब मोस्ट पीपल हैव कम एंड टोल्ड मी इट्स वेरी क्यूट. सो या दैट्स व्हाट द सीन इज़. एंड अगर सैफ की बात करूँ तो वो भी अपने ही अंदाज में बहुत ही विटी और ह्यूमरस है. उनका एक अलग तरीके का ह्यूमर है जहाँ पे वो खुद पर बहुत जोक्स क्रैक करते हैं एंड सबको हंसाते हैं. मतलब जो भी आसपास होगा सडनली उससे बात करके उसको हंसाना शुरू हो जाएंगे. तो वो उनकी खुद की एक अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट हिज नवाब बिहेवियर. मुझे हमेशा लगता है वो उनका एक बहुत ही एक अलग तरीके का नवाब बिहेवियर है, जहाँ पे वो हर एक को इन्वॉल्व करते हैं, हर एक के साथ फनी रहते हैं. एंड दैट्स व्हाट सैफ इज़. तो चाहे वो कोई भी सीरियस सीन हो, रोमांटिक सीन हो, रोने धोने कुछ भी सीन हो, सडनली फ्रॉम नोवेयर सैफ का कोई ना कोई ऐसा एक जोक आएगा जो वो खुद तो आराम से वापस कैरेक्टर में आ जाएंगे, लेकिन अपने आसपास के लोगों को हंसा के छोड़ते हैं. जयदीप भी इतने कमाल के इस समय जी. ओटीटी में, मतलब उससे बड़ा स्टार कोई है नहीं. जी. आपकी उनके साथ केमिस्ट्री कैसी? जी, जयदीप के साथ तो आई वुड से इनिशियली मैं थोड़ा उनसे डरी हुई थी, बिकॉज व्हेन जयदीप केम ऑन सेट, आपके अंदर एक होता है ना, ओ माय गॉड ही इज सच अ बिग एक्टर एंड ही इज सो लाइक गुड. तो कैमरा के सामने आप कोई गलती ना कर दो उनके सामने. मुझे लिटरली ये थॉट था, लेकिन एज टाइम पास्ट आई रियलाइज वो एक्चुअली इतने ईजी हैं कैमरा के सामने, और मोर देन एनीथिंग आप इतने ईजी हो जाते हो उनके साथ, क्योंकि जो आपके को एक्टर्स होते हैं दे प्ले अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग योर परफॉर्मेंस आउट. तो अगर मैं यहाँ पे अपटाइट और डिफिकल्ट हूँ और आपके आंसर्स नहीं दे रही ठीक से, आपको खुद को मुश्किल होगी मेरे से सवाल पूछने में. तो वैसा ही अगर आपका को एक्टर आपको हेल्प या सपोर्ट नहीं करे,
your performance becomes difficult. So I think with Jaideep, the amount of support he gives to his co-actors is amazing. And with time I realized जब वो भी थोड़ा open up हुए and I have also opened up to him, उनका एक बड़ा अलग तरीके का देसी ह्यूमर है जो हमें of course interviews के दौरान भी देखने को मिला है. जब वो मूड में होते हैं तो बड़ी ऑनेस्टी के साथ कई बातें कहते हैं जो बहुत फैक्चुअल होती है, बड़े ऐसे अंदाज में कहते हैं विच इज़ वेरी इट मेक्स यू लाफ, बट ही इज़ आई रियली एडमायर हिम. निकिता, आप बहुत खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, और ऐसे में क्या होता है ना कि वो लिंकअप्स, रूमर्स ये सब होते हैं. बहुत ही फ़नी एक मैंने वो देखा था जब जुबीन के साथ आपका गाना आया और हर तरफ ये फैल गया कि शादी करने वाले हैं और ये सब चीज़ें. उस समय फिर आपने जब, क्योंकि इस तरह के रूमर्स आए थे, तो कैसे आप उसको देख रहे थे? आपने जैसे बोला कि वो फ़नी रूमर आपने पढ़ा था, वो लिटरली मेरे दिमाग में भी बहुत फ़नी था. इट वाज़ वेरी फ़नी. उसको मैंने तो हंस के निकाला है. एंड द थिंग इज़, एज आई सेड, मैं जितनी थिक और टाइट हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उनको हर एक चीज़ पता होती है मेरी लाइफ के बारे में. मैं आज किससे मिली हूँ, मैंने आज दिन में क्या किया, क्या खाया, एवरीथिंग दे नो. सो मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए ऐसे नहीं लगा कि ओ माय गॉड मेरी फैमिली पढ़ेगी तो क्या सोचेगी, बिकॉज वो लोग भी हंस रहे थे इस बात पे कि ये क्या लिख दिया है. सो जिस तरह का था, आई थिंक हम सब ने हंसी में उसको निकाला है. जुबिन ने उसको हंसी में निकाला है. दैट्स वेयर वी वर एट. उसके बाद आप कभी भी मेरा ऐसे, पर्सनली आई हैव ऑलवेज बिन दिस पर्सन जो अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत प्राइवेट रखती है. एंड मुझे हमेशा हंसी इस बात पे आती है कि कोई भी अगर आप मेरे बारे में रिमोटली अगर ऐसा कोई इंटरनेट पे रूमर पढ़ ले, जो कुछ भी है आज तक अवेलेबल, वो एक्चुअली सब अनट्रू है. मेरे जो रियल रिलेशनशिप आज तक रहे हैं वो किसी को नहीं पता है अपार्ट फ्रॉम माई क्लोज पीपल. ना मीडिया में कहीं पे उसका दूर दूर तक नाम नहीं है. द एक्चुअल पीपल आई हैव एक्चुअली लाइक हैड इन माई लाइफ, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. तो अगर मुझे लगता है कि ये रूमर्स पढ़ के लोगों को लग रहा है कि हाँ इसका लिंकअप था, आई एम लाइक पढ़ लो, आप खुश रहो. सबसे फनी या शॉकिंग रूमर आपने अपने बारे में जो सुना हो? दिस वन, इससे बड़ा रूमर तो कोई हो ही नहीं सकता है. दिस वाज लिटरली द शॉकिंग एंड फनी रूमर. निकिता, इतनी खूबसूरत जर्नी है और अभी बहुत आगे आपको जाना है. लेकिन क्या होता है ना, सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे जो चैलेंजेस होते हैं, फेलियर्स होते हैं, वो होता है जो इंसान को, जो वो है जिस मुकाम पर, वहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं. सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे, क्या फेलियर्स रहे हैं इस सक्सेसफुल जर्नी में? चैलेंजेस आई थिंक एक तो यही रहा है कि एज आई टोल्ड यू कि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, एंड इस प्रोफेशन में आपको थोड़ा और थिक स्किन बनना पड़ता है. सो आई गेस द चैलेंज हैज़ बिन टू एवरी डे मेक माई सेल्फ इमोशनली स्ट्रोंगर, जो आई थिंक मैं अगर 5 साल पहले जाऊँ और अभी अपने आप को देखूँ, आई एम मच बेटर नाउ. एक तो वो चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कई सारे जो चैलेंजेस होते हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, वो है. तो आपको अगर आप उसके बारे में क्रिब करते रहेंगे, उसके बारे में आप ये सोचते रहेंगे कि अरे वाई नॉट मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे. आपको एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ें इनएविटेबली है एंड रहेंगी, ये कभी चेंज नहीं होंगी. देयर विल बी फेवरेटिज्म. अगर आपका कोई बच्चा है, उसको मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाएगी लॉन्च करने में, आपको ये डील करके आगे बढ़ना है. दूसरी चीज़, आई ऑलवेज फील कि एट द एंड ऑफ इट, अगर आप सही इंटेंट से कुछ करें ना, ऑलवेज इट विल कम बैक टू यू. अगर मैं एक स्मॉल एग्जाम्पल दूँ तो एक 2022 में मेरी एक फिल्म आई थी रॉकेट गैंग, एंड उसी के साथ लिटरली 10 दिन बाद मेरा एक शो आया था खाकी, द बिहार चैप्टर, जिसके लिए अवार्ड भी मिला आपको. जी. सो आई रिमेंबर रॉकेट गैंग मैंने 2019 में साइन की थी. तब मुझे लगा था कि एक मैं बहुत बड़ी फिल्म करने जा रही हूँ, बिकॉज अ कोरियोग्राफर वाज अबाउट टू डायरेक्ट. लेकिन जितना फिजिकल, मेंटल स्ट्रेस मुझे उस फिल्म ने दिया था उन 3 सालों में, बहुत इंजरीज हुई थी, बहुत इमोशनल ट्रॉमा हुआ था उस फिल्म के दौरान, उतना आई ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक कि ये मतलब इट्स टेकन द लाइफ आउट ऑफ मी, जो आप बोलते हो ना कि मतलब बहुत ज़्यादा 3 साल, एंड वो बहुत डिले भी हो गई थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. ऑन द कॉन्ट्ररी, खाकी मैंने एक्चुअली बहुत मज़े में शूट किया था, बिकॉज इट वॉज एन ensemble कास्ट, एंड मुझे हमेशा लगता था कि अगेन ये शो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज नीरज पांडे इज डायरेक्टिंग इट. ही इज़ अ डायरेक्टर जिनके साथ सब काम करना चाहते हैं. इट्स अ नेटफ्लिक्स शो, सो आई यूज्ड टू बी लाइक आई एम हियर बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड मतलब वो शो एक्चुअली बहुत जल्दी भी बन के रिलीज़ भी हो गया. सो जितनी एक्सपेक्टेशन मुझे इस फिल्म से थी, उतनी शायद मुझे उस शो से नहीं थी, बिकॉज इस फिल्म में मैंने बहुत कुछ दिया था अपना. लेकिन दैट फिल्म केम आउट, वो शायद थिएटर्स में 1 हफ्ता भी नहीं टिकी. ऑन द अदर हैंड, खाकी रिलीज्ड,
इट वॉज वाइडली लव्ड बाय एवरीबडी। उसके बाद जो मुझे अवार्ड मिले, उसके बाद जो मुझे काम और ज़्यादा मिला है बिकॉज ऑफ खाकी, बिकॉज जितने लोगों ने दिया है, इवन दो उसमें द मेन कैरेक्टर्स वर टू मेन हु वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो मुझे हमेशा लगता है कि ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपके साथ चीज़ें बैलेंस करने का। आप शायद हो सकता है हार्ड वर्क यहाँ डाल रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट कहीं और से मिलेगा, विच इज़ द पॉजिटिव थिंग आई ऑलवेज टेक बैक। तो आप हर चीज़ एक सही इंटेंट के साथ करिए, चाहे वो काम करेगी या नहीं करेगी, यू विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड फॉर इट किसी और तरीके से। सो दैट्स समथिंग आई स्ट्रांगली बिलीव आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, कहीं मैंने पढ़ा कि किसी कास्टिंग वाले ने स्किन टोन को या लुक को लेकर भी कुछ ऐसी बात कही थी जो कहीं ना कहीं थोड़ा रेसिस्ट कमेंट था। It was actually not a casting person. It was a director come actor, like a person who's doing a lot of things. जिन्होंने अपनी फिल्म के लिए मेरे से मुलाकात की थी और उन्होंने बोला था नहीं सब ठीक है, बट आपका स्किन टोन थोड़ा डार्क है तो शायद इस फिल्म के लिए वर्क ना करे। बट एज आई सेड, वेरी ग्लैड कि मैंने वो फिल्म नहीं की, क्योंकि वो कौन से चश्मे से देख रहे थे? वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज मैं सोचती हूँ तो आई ऑलवेज से जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आप बाद में जाके देखें तो आई एम रियली हैप्पी कि मैंने वो फिल्म नहीं की। बट आई एम टेलिंग यू कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये हमेशा रहेगी। मतलब बहुत रिसेंटली एक ऐसे डायरेक्टर, इनफैक्ट जिनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है, उन्होंने मुझे बहुत बहुत रिसेंटली एक शो में कास्ट नहीं किया बिकॉज ही सेड कि यू आर लुकिंग वेरी हैवी फॉर दिस रोल। तो उन्होंने मुझे कास्ट करके सडनली ही इज डिसाइडेड नॉट टू टेक मी। सो आई एम टेलिंग यू कि ये, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये एक ऐसी चीज़ है, ये यू नो इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। हम जितनी भी बॉडी पॉजिटिविटी की बातें करें, ये हमेशा रहेंगी चीज़ें। देयर विल बी अ सेक्शन विच विल सपोर्ट दिस, देयर विल बी अ सेक्शन जो आके बोलेगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट नीडेड, दिस इज़ नॉट आर क्राइटेरिया। बट देयर विल ऑल्सो बी अ सेक्शन हु विल बी यू नो प्रिटेंशियसली नाइस एंड लेकिन उनका दिमाग उनको बोलेगा कि नहीं यही सही है। सक्सेस क्या है आपके लिए? जी, सक्सेस एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। आप कभी भी किसी चीज़ से भी खुश नहीं होंगे। लाइक अगर टुडे आज मैं अपनी फिल्म के होर्डिंग्स देख रही हूँ, मैं बोलूँ कि ये सक्सेस है, लेकिन नहीं, मुझे और चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाए, मुझे और चाहिए। सो सक्सेस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग जो आप, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो बार है, आप रेस करते जाएंगे। But I guess for me, it's probably going to sleep satisfied in the night. I guess if I can do that every night, that's being successful. क्योंकि अब आपकी एक खुद की फ़ैन फॉलोइंग बन गई है, एक्सटेंडेड फैमिली मैं कहूँ, वो चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा देखें, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में देखें। किस तरह के नए जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहो? जी, वो ऑफ कोर्स वील टॉक इन टाइम, बट लिस्ट तो बहुत लंबी है अभी। द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई वांट टू डू, व्हिच इज़ व्हाई आई सेड कि मैं चाहूँगी, मैंने खुद का जो बार हमेशा से थोड़ा 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 करके रेस किया है, वो जूल थीफ के बाद मैंने थोड़ा और रेस कर दिया है, वेयर आई एम जस्ट लाइक ओके नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट। तो होपफुली व्हेन दैट कम्स एंड माय ऑल द पीपल हु गिवन मी लव, वो मुझे और तरीके के रोल्स में फिर देखेंगे। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ, जो आपके फ़ैन नहीं जानते हैं आपके बारे में, जो आप बताना चाहो? यार एक्चुअली सब ओपन में है। जो जैसा मैंने कहा, मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता, जो मैं शायद नहीं शेयर करना चाहूँगी। ये ज़रूर करूँगी कि जो भी आप लोग सोचते हैं, आप जानते हैं, वो सही नहीं है।